हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस की वजह से जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम थे 10th क्लास के एसएसटी और मैथमेटिक्स के दो एग्ज़ाम पेंडिंग रह गए। उनकी डेट जो है अभी डिसाइड नहीं हुई है। वो एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग में डाले हुए हैं। वो अब कब होंगे, कैसे होंगे, वो बोर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है। तो ऐसा मानना है कि वो एग्ज़ाम होंगे ज़रूर। ऐसा है, कोई अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, आगे बच्चों को आगे प्रमोट करेंगे। बोर्ड के क्लासेस के लिए ऐसा कुछ नहीं आया है। तो ऐसा बोर्ड एग्जाम करवाएगी। तो मैथमेटिक्स और एसएसटी के एग्जाम बाकी है आपके। ठीक है। तो मैथमेटिक्स के जो भी आपने बुक के अंदर सबने अभी के टाइम में सबने सिलेबस तो कर ही लिया होगा। एक बार सभी ने सिलेबस कर लिया, सबने पढ़ लिया होगा। लेकिन अब क्या है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। इतने दिन का गैप आ गया है, तो बच्चों को रिवीजन कैसे करें और रिवीजन किस हिसाब से करवाएं, तो उसके लिए अपन आज थोड़ा सा एक प्लान बनाते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि 1 से लेके 10 चैप्टर तक 1 से लेके 10 चैप्टर तक चैप्टर वाइज क्या किया, मैंने क्वेश्चन को बांटा है। और उसमें से कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड के अंदर आ सकते हैं और उनको कैसे किया जाता है, पेपर के अंदर कैसे अटेंड करना है, वो एक एक क्वेश्चन अपन, मैंने सारी क्वेश्चन की जो लिस्ट बना दी है, सब क्वेश्चन की सारी लिस्टें पड़ी है मेरे पास। तो अब करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्या करेंगे, सॉल्व करके आपको बताएंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो अपन एक शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, वैदिक मैथमेटिक्स से। ऐसे मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन अभी ये क्या करेंगे अपन, एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज डाल दी हुई है। 50 क्वेश्चन है, मैंने एक से लगाकर 10 चैप्टर तक के सारे जो भी चैप्टर है उसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन छाटे हैं और उसमें से आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और जिसको लगता है कि मैथमेटिक्स में अभी बहुत टाइम हो गया है और मैं कुछ नहीं करने पा रहा, तो उसके लिए एक तरह से रिवीजन है। क्योंकि इसमें से बहुत सारे मेथड जो है आपको रिकॉल हो जाएंगे और कैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको पूरे चैप्टर का जो मेथड कैसे सॉल्व करना है वो आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को पूरा देखना आप, और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना कैसे होता है और बोर्ड के अंदर कैसे अटेंड करते हैं वो आपको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, बाई निखिलम से आपको क्या करना है, 3994 डिवाइडेड बाई 97, निखिलम विधि से आपको क्या करना है, इस प्रश्न का हल करना है। ठीक है। इस प्रश्न का हल करना है तो कैसे करेंगे, निखिलम आपने पढ़ा हुआ है, तो अपन एक बार और ट्राई करते हैं कि 3994 ऐसे लिखना है और इस पैटर्न को ऐसे नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक में। ठीक है। 97 इस टाइप से, और एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब जो भी पॉइंट लिखने हैं आपको साइड में लिखने हैं। निखिलम के अंदर बहुत कम पॉइंट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, बेस कितना है अपने पास, बेस मतलब आधार कितना अपने पास, आधार है 97, तो 100 आधार लेंगे। ठीक है। 100 क्या लेंगे अपन, बेस लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निखिलम का क्या मेथड होता है कि भाई जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है वो अपने नीचे आ जाता है एज इट इज, 3 यहाँ नीचे आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा भी ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो 3, अब क्या करते हैं, देखो बेस कितना है, 100 है, तो 97 100 से कितना कम है, 03 कम है, तो मैं ये 03 जो है वो यहां पर लिख दूंगा। ठीक है। अब ये जो स्टार्टिंग वाला 3 है वो एज इट इज नीचे आ गया। अब ये 3 क्या करता है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब 9 सीधा सीधा यहां इस 9 प्लस 0 कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब वही प्रोसेस, 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 अब 2 डिजिट हो गया तो 27 डायरेक्ट यहां आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो स्टार्टिंग में, देखो 7 और 4 कितने हो गए, 1, और 1 का कैरी ऊपर 18 और हो गया 21। अब देखो यहां पर ये क्या आया अपने पास, रिमाइंडर आया, और यहां पर ये क्या है, 97 है। रिमाइंडर कभी भी 90 इस क्वेश्चन से ये डिविजर से क्या होगा, कभी भी ज्यादा नहीं आएगा, डिविडेंड से कभी ज्यादा नहीं आएगा, भाज्य से कभी ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, 211 को अब यहां पर इसको क्या करना है, आपको सेट करना है। ठीक है। इससे कम लेके आनी है वैल्यू। ये आपका आंसर नहीं हुआ, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन क्या है कि यहां आने के बाद सॉल्व हो जाते हैं, उसका आंसर डायरेक्ट ये रिमाइंडर हो गया, मतलब शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया, क्वेश्चन हो गया आपके। लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इसके आगे भी ये सॉल्व होगा। तो मैंने क्या किया, इस 2 को आगे ट्रांसफर कर दिया, कैरी दे दिया। जैसे 2 कैरी दूंगा तो ये 39 के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। 39 के अंदर जैसे ही ऐड होगा तो अब ये 2 क्या करेगा, 03 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 03 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 06 हो जाएगा। अब आगे प्रोसेस और चलेगा ये अब देखो 39 प्लस 2, 39 प्लस 2 कितने हो गए, 41 हो गए। अब ये 2 तो क्या हो गया, आगे चला गया, तो बचा क्या, 11 बचा। तो 11 प्लस 06 कितने हो गए,
17। आई बात समझ में? अब ये जो आपके जो ये आया है, ये आया है शेषफल और ये भागफल। तो आपको लिखना कैसे है, ये शेषफल रिमाइंडर आपके पास 17 है और भागफल जो है आपके पास आया क्या, भागफल आ गया 41। ठीक है 41 भागफल आ गया। इस प्रश्न को आपको बोर्ड के अंदर ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि द्वंद्व योग विधि से 41254929 का वर्गमूल निकालना। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है द्वंद्व योग मेथड से। ठीक है, तो नंबर लेते हैं 41254929। ये बहुत बड़ा सा नंबर है, आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। भाई ये किसका, ये अंडर रूट के अंदर है और ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपको निकालना है इस द्वंद्व योग विधि से। ठीक है तो द्वंद्व योग विधि कैसी होती है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ये मैंने लिखा 2 के पेयर बनाए। ठीक है, 2 के पेयर ये बन गए, ये 2 ये 2 ये बराबर 4 पेयर बन रहे। तो 41 को पहले लिखा, फिर 25 49 फिर 29, फिर ये यहां से एक इस टाइप से और ये ऐसे। ये है क्वेश्चन करने का प्रोसेस। ठीक है, ये ऐसे कर दिया मैंने। अब यहां से एक स्टेप लिखा मैंने 41 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होता है, जैसे 41 किसी का है नहीं है, 40 किसी का नहीं है, 39 किसी का नहीं है, 38 किसी का नहीं है, 37 नहीं है किसी का, 36 किसका होता है, वो 6 का होता है। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो यहाँ 6 लिख दिया मैंने। और 41 माइनस जो भी यहाँ पहला ग्रुप होता है उसमें से 6 का स्क्वायर, जो इससे छोटा स्क्वायर होता है वो माइनस करते हैं, तो कितना हो गया, ये 5 आ गया। अब यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 12 है यहां पर आप पुटअप कर दोगे। ठीक है, 12 यहां लिख दिया। अब 41 से छोटा स्क्वायर आ गया, 6 हो गया, अब 5 आया। ये 5 जो है ये आगे वाले नंबर के नीचे चला जाएगा और एक नया नंबर हो जाएगा जिसको अपन 52 से लिखेंगे। ये नया नंबर हो गया। अब न्यू डिजिट आ गया आपके पास 52। 52 में से क्या माइनस करोगे, डिवाइड कितने टाइम चला, 52। अब 52 के अंदर आप क्या करो, 12 का डिवाइड करो। ये नंबर अपन ने डिसाइड किया तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा, तो ये नंबर अपन ने यहां पर यूज लेंगे कि जो भी नया नंबर आएगा उसके अंदर अपन ने डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो अभी तक इस वर्ड का यूज नहीं हुआ द्वंद्व योग का। ठीक है, वो अभी बाद में होगा। देखो 12 3 36, 12 4 48, तो ये 4 टाइम चला गया और रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास, रिमाइंडर 4 बच गया। अब ये जो डिवाइड चला गया आपके पास 4 टाइम और रिमाइंडर कितना आया 4, और रिमाइंडर कहाँ आएगा, अगले वाले नंबर के नीचे। तो नया नंबर कौन सा हो गया, 45, अगले वाले के नीचे हो गया। अब ये न्यू नंबर कितना हो गया 45। 45 में से क्या करेंगे, द्वंद्व योग, इस सिंगल डिजिट का द्वंद्व योग करेंगे। यहां जो भी नंबर आएगा, जो भी सिंगल डिजिट डबल डिजिट, उसका द्वंद्व योग अपन यहां पर जो भी नया नंबर आएगा उससे माइनस करते जाएंगे। तो नया नंबर 45 है। अब 45 में से मैंने क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया। 45 में से 4 का स्क्वायर माइनस करूंगा, क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट का द्वंद्व योग हमेशा उसका स्क्वायर होता है। तो 45 माइनस 16, तो कितना हो गया, 45 में 16 चला जाएगा तो 29 बचेगा। ठीक है, तो 29 बच गया। अब ये जो 29 आया है, अब इस 29 का डिवाइड करोगे आप किसमें, 29 के अंदर 12 का डिवाइड करोगे, 12 डिवाइड चला गया 2 टाइम्स, तो ये लो 2, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर है आपका 5 आ गया, तो ये हो गया 5। तो नंबर कितना आ गया, नया नंबर आपके पास आ गया 54। अब 54 में से क्या करेंगे, द्वंद्व योग। अब पहले डिजिट कितनी थी, सिंगल, अब यहां पर डिजिट कितनी हो गई है, डबल डिजिट हो गया, और डबल डिजिट का द्वंद्व योग कितना होता है, 2 इंटू 4 इंटू 2। तो 554 माइनस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, ये 16 माइनस हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, 54 में से 16 चला गया तो ये बच गया 38, तो ये आ जाएगा आपके पास 38। और 38 डिवाइडेड बाय 12 कितनी बार चला गया, 3 टाइम चला गया, क्योंकि 12 3 जा 36 होता है, और ये डिवाइड चला गया 3 टाइम। और रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये हो गया रिमाइंडर 2, इसके नीचे आएगा। अब देखो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो उसका स्क्वायर रूट कितने आएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट का आएगा। तो 4 डिजिट आ गया अपने पास। अब आगे आप क्या कर दो, बिना टाइम खराब किए आप क्या करो, 0 0 लिख दो और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो अपना आंसर जो आया है वो आंसर कितना आया। अब आपको फिर क्या करना है, इस क्वेश्चन को फिर लास्ट में ऐसे लिखना है और इसके आगे करना है कि ये जो है उसका किसका स्क्वायर है, ये 6423 का स्क्वायर है। फिर आपको ऐसे आंसर लिख के छोड़ देना। ठीक है, या आप लास्ट में भी कर सकते हो, कैसे, इस टाइप से 41254929, ये किसका होता है, ये 6423 का
मतलब ये आ गया आपके आंसर। इस टाइप से पूरा आपको कंप्लीट क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है इसी सीरीज में, आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके पास, ठीक है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सके। तो ये क्वेश्चन है आपके पास x-8 अपॉन 3x-2 इज इक्वल टू 3x+4 अपॉन 2x+1। इसके अंदर क्या करना है आपको, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको सीधा सॉल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप क्या कर दोगे कि सीधा सॉल्व कर दोगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और x की वैल्यू निकाल दो लंबा करके, वैसे नहीं करना है, वैसे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा है, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल सॉल्व नहीं करना, आपको वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से आपको दो फॉर्मूले शून्य साम्य समुच्चय और एक और फॉर्मूला है उसका यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन जो है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय की कोई एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की 6 प्रॉपर्टियां होती है, उसके अंदर 6 प्रॉपर्टीज आती है और उसके से कोई एक प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपनी हेल्प करेगी। अब वो कौन सी है वो मेरे को तो याद है, लेकिन आपको क्या करना है दिमाग के अंदर रखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो अब इसके अंदर कौन सी पड़ेगी, अपन को क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस निकालना है। तो यहां ले लिया मैंने LHS लिया और डिफरेंस निकाला 3x-2 -x-8। तो कितना है अपने पास 3x-2, ये माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 8, तो ये कितना हो गया आपके पास 2x प्लस का 6। LHS सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आई और RHS सॉल्व की, इसमें से क्या क्या जो बड़ा है उसमें से छोटे सब्ट्रैक्ट कर दो। जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करना, आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 3x+4 माइनस 2x+1। तो ये 3x+4 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 1। तो ये आपके पास हो गया x+3। तो ये x+3 है और यहाँ 2x+6 है, तो यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, x+3 बनेगा और यहाँ पर भी x+3। अब यहाँ पर एक फैक्टर क्या आ रहा है आपके, कॉमन आ रहा है, और जब एक फैक्टर कॉमन आए तो आप उस फैक्टर को क्या करो, 0 के इक्वल रख दो और आप x की वैल्यू आपके पास यहाँ जाएगी 3। तो x इज इक्वल टू 3। ऐसे सॉल्व करके आपको यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है। जरूरी नहीं है किसी को लिखो कि सूत्र शून्य साम्य समूह से कि ये प्रॉपर्टी ऐसी, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको पता चल जाएगी कि हाँ बच्चे को आता है, ठीक है। आपको डिफरेंस निकालना है, ये आया और यहाँ से डिफरेंस निकाला, ये आया, और इन दोनों में से देखो फैक्टर सेम आ रहे हैं तो फैक्टर को 0 के इक्वल रखा और x की वैल्यू निकाल दो बिना टाइम खराब किए, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर किसके अंदर आता है, देखो अब ये सेकंड चैप्टर के अंदर आ गए, ठीक है। सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा इस बार क्या बन सकता है, एक निखिलम के अंदर डिवाइड बन सकता है, द्वंद्वयोग बन सकता है और अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो इस टाइप से बन सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो देखिए अपन ने अभी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, ये सेकंड चैप्टर का ध्यान रखना, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। देखो नॉर्मल क्वेश्चन हर बार आता है आपके पास, जैसे कि दो संख्या दे देगा और बोलेगा कि आपको क्या करना है कि इसका आंसर निकालना है, कि भाई दो संख्याएं दे दी और इसका एचसीएफ निकालो। अब यहां पर क्या है कि इसने बोला दो संख्याएं दे दी और उसमें से एक शेषफल क्या बोला, 5 शेषफल, इस टाइप के क्वेश्चन। अब 5 को देखोगे नहीं, इन दोनों को सोल्व कर दोगे, एचसीएफ निकाल दोगे नहीं, इस 5 का क्या यूज करोगे, तो सॉल्यूशन लिखोगे ऐसे और 2 4 5 -5 करोगे, कितना आ गया 240। प्रत्येक स्थिति में यहां लिखोगे प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल, ठीक है, इतना लिखा। फिर 2053 -5 करोगे तो कितना आ गया 2048। अब ये दो संख्या है, इन दो संख्याओं का क्या करना है आपको, इन दो संख्याओं का मसप निकालना है, एचसीएफ निकालना है। वो कौन सी विधि से, यूक्लिड की विधि से। क्या करनी है, यूक्लिड्स मेथड से आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना। वो उसका मेथड आपको बताया था मैंने, 2048 240 डिवाइड कर लिया, कितने टाइम डिवाइड जाएगा। अब मैंने डिवाइड यहां पर कितने टाइम देख लिया कि आपके 8 टाइम डिवाइड कर लिया, ठीक है। 8 टाइम डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, डिवाइड कर दो आप 240 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आप क्या आएगा, 8 टाइम डिवाइड किया 1920 आपके आ जाएगा। अब यहाँ रिमाइंडर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20
4 8 के में से माइनस करेंगे तो आएगा आपके 128। ठीक है, अब ये माइनस कर दिया। अब क्या वही सेम प्रोसेस, 240 के अंदर डिवाइड किया, डिवाइड वन टाइम किया 128। ठीक है, रिमाइंडर 2 1 और 1 वही सेम, डिवाइड 128, डिवाइड वन टाइम 118, कितने टाइम चला गया, ये हो गया आपके पास 16 आई थिंक, यस। ठीक है, और ये 112 डिवाइड कितने टाइम चला गया, 8 टाइम चला गया, नहीं 7 टाइम, 7 टाइम चला जाएगा। हाँ 16 7 ज़ा 112 ही होता है, 16 7 ज़ा 112। ठीक है, तो डिवाइड 7 टाइम चला गया, ये 112 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ किसके डिवाइड, लास्ट डिवाइड किससे करने पर अपने पास डिवाइड पूरा चला गया, 16 से, तो एचसीएफ आपके पास कितना आ जाएगा, 16 एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इस टाइप से आंसर को ऐसे सॉल्व करके लाना है। ठीक है, ये हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापर्त्य मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापर्त्य मतलब एलसीएम आपको फाइंड करना है इन दो क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक मेथड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और अभी आपने एलसीएम यूक्लिड कैसे यूज किया वो आपने सीख लिया। अब दे एक फर्स्ट नंबर है कि 17 23 और 29, सेकंड वाला है 6 72 और 120। आपको इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालने। ठीक है, तो एलसीएम सबसे पहले आपको ये सॉल्व करते हैं। तो 17 का अलग किया मैंने, 17 वन टाइम ही चल सकता है, तो 17 का आपके पास कितना हो गया फैक्टर, 17 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 23 का 23 वन टाइम चला गया, तो 23 का भी अपन क्या लिखेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 1। और 29 का, 29 के अंदर भी 29 का ही डिवाइड जाता है, तीनों के तीनों कैसी है, प्राइम नंबर है, तो 29 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो संख्या जो तीनों के अंदर बराबर, तीनों के अंदर मौजूद हो वही संख्या क्या होती है अपने एचसीएफ होती है। तो तीनों के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 1 हो गया एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होगा, 1 तो होता ही है, और बाकी जो नंबर बचे उन सबका मल्टीप्लीकेशन, बाकी जब सभी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने पास कितना नंबर आ जाएगा कि भाई 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 11339, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन देखो, 6 के अलग फैक्टर कर दिए, 6 के फैक्टर किए 2 3 3 डिवाइड 1, तो 6 के क्या फैक्टर हो गए अपने पास, देखो 6 के यहाँ नीचे लिखता हूँ, 6 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3, और 72 के, 72 को 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9। अब क्या करेंगे 3 से 3, और ये 3 3 जा 1, तो ये 72 के क्या फैक्टर हो गया अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 120 के, यहाँ 120 के मैंने साइड में निकाल दिए, 120 को डिवाइड किया 2 से, 60 2 30 2 15, 3 टाइम चला गया 5, और 5 का 1 टाइम, तो 120 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ऐसे हो गए। अब निकालेंगे सबसे पहले अपन एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कॉमन देखो, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, और इसके पास भी है, सिंगल 2 है तो ये 2। अब 3 इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास, तो ये हो गया 2 इंटू 3 आपका एचसीएफ, ये हो गया 6 आंसर। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 6 तो है ही। ठीक है, ये जो एचसीएफ आया उसको तो आपको मल्टीप्लाई में लेना ही है, 6 आ गया। अब देखो ये 2 यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो अपन ने यूज ले लिया, और ये 3 भी अपन ने क्या कर दिया, यूज ले लिया। ठीक है, अब एचसीएफ के अंदर, एलसीएम के अंदर बाकी जो चीजें बची है वो लिख देते हैं। देखो 2 का क्या है, 2 फैक्टर है, इसमें इन दोनों में से एक 2 आएगा। ठीक है, फिर ये 2 और बचे तो इन दोनों में से एक और 2 आएगा। ऐसे नहीं तुम 1 2 3 4 चारों 3 लिख दो, चारों 2 लिख दो। अब यहाँ पर क्या है, दोनों 2 यूज हो गए, दो 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 यूज हो गए, अब 3 और ये 5 बचे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 30 और 30
2 से 60, 60 और से 36, 360 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट है कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना अच्छे से देखना कि भाई कौन सा स्टेप कैसे होता है। अपन को क्या पता है कि भाई √5 एक ऐसी है अपरिमेय संख्या है, ये आपको इसको सिद्ध करके बतानी है कि भाई कि √5 एक परिमेय संख्या कैसे है। तो ऑफलाइन क्लास के अंदर तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपन देखते हैं कि भाई एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। अपन ने लेट कर दिया, मान लिया, ठीक है। मानने में क्या जाता है, तो ठीक है मान लिया। अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब वो P/Q फॉर्म, मतलब A/B फॉर्म का होगा। ये समीकरण 1 है, A/B का होगा, ऐसा रूप होगा इसका, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और √5 मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू A। समीकरण को दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क कर दिया। अब वर्क किया जैसे ही, तो ये 5 हो गया और ये B² हो गया और ये A² हो गया। अब ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 2 में A का गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 है। समीकरण 2 के अंदर A का गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो भाई A² 5 से डिविजिबल है, A² 5 से डिविजिबल है, मतलब A क्या है, A का एक गुणनखंड आ रहा है 5। 5 क्या, एक फैक्टर आ रहा है। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। A क्या आ रहा है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ A। A हैज फैक्टर एज ए 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई और गुणांक कुछ और पे चेक करते हैं। लेट माना A इज इक्वल टू 5C पे चेक करते हैं, ठीक है। किस पे चेक करते हैं, A इज इक्वल टू 5C पे चेक करते हैं। माना दूसरे समीकरण पे चेक करते हैं, तो समीकरण को वर्ग करने पर दोनों को वर्ग किया, ये क्या बन गया, A² बराबर 25C²। अब देखो A² की जगह पे क्या लिखूंगा समीकरण 2 से, तो A² की जगह लिख दिया मैंने 5B², तो ये हो गया 25C²। 5 की टेबल से ये 25 प्राइम कट गया, तो ये हो गया 5C²। समीकरण 3। अब समीकरण 3 में B का गुणनखंड 5 है। 5 ऐसे क्या है, 5 B का भी फैक्टर आ रहा है। लेकिन समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है कि भाई A का कोई ना तो 5 फैक्टर है ना B का कोई 5 फैक्टर है। A और B का सिर्फ एक फैक्टर है, वो क्या है 1, ठीक है। बट यहां पर ये समीकरण क्या बोल रहे हैं कि भाई ये 5 A का फैक्टर आ रहा है और एक B का भी 5 आ रहा है, मतलब A जो है 5 से भी डिविजिबल है और B जो है B भी 5 से डिविजिबल है। ये दो समीकरण मिलके क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाली समीकरण का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में A तथा B का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 समीकरण 1 का विरोध करता है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है।
ये थ्योरी आपको वहां पर बोर्ड के अंदर लिख के आनी कि भाई समीकरण एक बोल रहा है कि उसका एक सिर्फ एक ही फैक्टर है, ओनली 5, और आप बोल रहे हो कि 5 फैक्टर है, बी भी बोल रहा है 5, समीकरण दोनों ये क्या कर गए, ये सॉल्यूशन जो अपन ने सॉल्व किया ये समीकरण एक ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये इसका अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि रूट 5 है, कैसी है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सरल करके बताना है, सरल कर बताइए कि 2√45 प्लस 3√20 बटा 2√5 ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 7। ठीक है, तो पहले लिखा 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5। ठीक है, ये को अपरिमेय संख्या है, तो सॉल्यूशन करके देखते हैं पहले। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट मत लिखते हैं, √45 किसी का स्क्वायर है नहीं, √20 का किसी स्क्वायर है नहीं, √5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो चलो डायरेक्ट अपरिमेय संख्या है। ऐसे डिसाइड नहीं करते, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जहां तक सॉल्व हो सके वहां तक सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है फिर अपन डिसाइड करेंगे कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो लेट देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय √45 को क्या लिखा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3, और इसको लिखा मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन और 2√5 का 5। सॉल्व कर दिया। अब देखो 2 9 जो है वो 3 की फॉर्म में बाहर आ गया, अंदर बचा √5, 3 और 4 जो है वो 2 की फॉर्म में बाहर आ गया और अंदर बच गया √5 अपॉन 2√5। ठीक है, ये बच गया 6√5 और ये भी बच गया 6√5 अपॉन √5। ठीक है, 6 क्या कर दिया, √5 दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 हो जाएगा। ठीक है, और √5, √5 से √5 कैंसिल हो गया, और 12 अपॉन 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 क्या है, परिमेय संख्या है, 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना इसको, तो दिस इज अ रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताना था कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो अपन ने बता दिया कि जी हाँ ये एक रेशनल नंबर है। प्रश्न संख्या 8वां, प्रश्न संख्या 8वां क्या है, व्याख्या कीजिए कि मतलब प्रूव करके, मतलब आपको डिस्क्राइब करके बताना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 तथा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये दोनों कैसी है, भाज्य संख्या है, मतलब किसी न किसी से डिवाइड हो रही है, डिवाइड होती है। ठीक है, तो प्रूव करके देखते हैं, एक इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन देखो, यहाँ से दोनों में से क्या है, 13 कॉमन आ रहा है, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस का ये 13 कॉमन आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू 11, 7 इंटू 11 कितना हो गया, 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78 हो गया। अब ये 13 इंटू 78 को क्या लिख दिया मैंने, 13 इंटू 6 लिख दिया, 13 इंटू 6 लिख दिया। ठीक है, और तो इसका क्या मतलब हो गया, देखो 13 है प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, और इसके अलावा 6 क्या है, अब नॉन प्राइम नंबर है, ये किसी न किसी से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है। तो यहां से क्या डिसाइड हो गया कि भाई इसका डिवाइड किसी न किसी से हो सकता है। भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जो मतलब क्या होती है, वो खुद से डिवाइड होती है, और से उसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं फैक्टर। ठीक है, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। आपको पता करना है कि भाई ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, इसके 2 फैक्टर होते हैं और 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, उसके 2 से और ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो किसी ये इसको कंपोजिट के, तो यस इट इज कंपोजिट नंबर, ये एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर भी सेम करना है आपको, 5 कॉमन ले लिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई किया आपने, देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये आ गया 1008। ठीक है, और प्लस 1, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 1009 हो जाएगा। अब देखो 1009 किसी से डिविजिबल नहीं है, एक प्राइम नंबर है, और 5 अलग आ गया,
तो एक तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा और एक इससे डिविजिबल हो जाएगा, तो दो फैक्टर हो गए इसके, दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। और तो इसका क्या मतलब हो गया, ये भी एक ऐसा है, यस इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, किसी न किसी से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अपन ने सेकंड क्वेश्चन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो अपन ने सॉल्व कर दिए। अब अपन आ गए हैं थर्ड चैप्टर के अंदर। देखो ढंग से क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो थर्ड क्वेश्चन वाला आ गया। देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल में जिसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एंड उसका एडिशन आपको दे रखा है। अब यहां से इसकी लैंग्वेज को समझो, शून्यकों का योग तथा उसका गुणनफल, इसका मतलब है इसका एडिशन दे रखा है आपको और प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अल्फा और बीटा ही तो होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, जिसके अंदर आपको ये अल्फा और बीटा नहीं दे रखे हैं। एक तो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा दे रखा है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा आपको -1 दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा जो आपको दे रखा है वो 1/4 दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको गुणांकों का योग तथा गुणांकों का गुणनफल दे रखा है तो आपको कैसे करना है, आपको उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात समीकरण कैसे बनाना है। आपको आपने द्विघात समीकरण से अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो सीखा, लेकिन वापस अल्फा बीटा दे रखा है और वापस द्विघात समीकरण बनानी है, उसका एक फॉर्मूला होता है कि उसको जीएक्स से डिनोट करते हैं। तो जीएक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक फॉर्मूला होता है जीएक्स का। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जी एक्स निकालना है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखूंगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रखूंगा -1। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस का 1। अब आप एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो इसके इक्वल टू में 0 होता है, एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यदि द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या है कि यदि द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, सॉल्यूशन ये दे रखा है। इसके शून्यकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अब आपको इसका निकालना, तो सबसे पहले तो इसके रूट क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। इसके रूट होंगे अल्फा और बीटा। और अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या होता है, -b/a होता है। तो -b मतलब -8 -8 माइनस माइनस प्लस का 8/1 और अल्फा इंटू बीटा अपने पास कितना हो जाएगा, k/1 मतलब k हो जाएगा। ये तो अपन ने इस समीकरण से निकाल दिए दो, ये अपने काम आएंगे इसमें सॉल्व करने से। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये 40 दे रखा है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इन दोनों के अंदर 0 ऐड कर दिया। अब 0 कैसे ऐड कर दिया कि 2 अल्फा बीटा प्लस का और एक 2 अल्फा बीटा माइनस का, इन दोनों के साथ ऐड कर दिया और आगे सॉल्व करने की कोशिश की। अब देखो ये दोनों कैंसिल होंगे ना तो 0 हो जाएंगे, तो ये पूरा पैटर्न 0 बन रहा है। और मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक 0 ऐड कर दिया। 0 लिखने का तरीका चेंज कर दिया मैंने, प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दिया। उससे क्या हो गया कि यहां पर मेरे को एक द्विघात, एक आइडेंटिटी मिल गई, एक सर्व समीकरण मिल गई जो कि होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना है, 8, 8 का स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है अपने पास, k इज इक्वल टू 40। 8 का स्क्वायर 64 और 2k इज इक्वल टू 40। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन है, 2k उस साइड गया तो प्लस का हो गया और 40 इस साइड जाते ही माइनस का हो गया, ट्रांसफर कर दिया अपन ने। तो ये हो गया अपने पास 24, ठीक है, और ये 2k, तो k की वैल्यू कितनी है अपने पास 12। तो k का मान कितना आ गया, 12 हो गया। ठीक है, आज अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न द्विघात समीकरण नॉर्मल जो आपको क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से मूल निकालना, आपको क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के मूल निकालने हैं। नॉर्मल जो ऐसी इक्वेशन तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे पिछले बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन बनेगा वो न्यू टाइप का बनेगा। हो सकता है आपको पहले क्या करनी है, द्विघात समीकरण इससे बनानी है और फिर उसके मूल निकालने। तो कोशिश करते हैं। 4/x माइनस का 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस का 3, ठीक है। जहां पर x की वैल्यू कैसी है, नॉट इक्वल टू 0। x क्या है, 0 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर x आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। फिर अब देखते हैं सॉल्यूशन। यहां पर क्या कर दिया मैंने, एलसीएम ले लिया। जैसे एलसीएम लिया तो ये बन गया, इस टाइप से बन जाएगा। एलसीएम x आ जाएगा और ये 4 माइनस का 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 5/2x प्लस का 3। अब यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, वज्र गुणनखंड, वज्र गुणन, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मतलब 4 माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 5x, ठीक है। अब ये 4 को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x हो जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब 4 का इन दोनों से हो गया, अब मतलब 3 बचा, तो 3 हो गया माइनस का 3 2 जा 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 3 3 जा 9, माइनस का होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस 9x इज इक्वल टू 5x। अब देखो 5x और 9x, ये 9x नेगेटिव है, 8x कैसा है, पॉजिटिव है। तो 9x बड़ा है तो ये हो जाएगा माइनस का x, 9 में से 8 गया, प्लस का 12 माइनस का 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, ठीक है। 6x उधर चला जाएगा, ठीक है। अपन क्या करते हैं, सभी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। 5x, ये x नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये 12 नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, और 6x पॉजिटिव हो जाएगा। 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड बच जाएगा 0। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ, 6x स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का 6x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में? अब यहाँ से 6 कॉमन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 0 के नीचे चला जाएगा और अपने पास इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई अपने पास। अब एक क्या सोल्व करना है आगे, यहाँ से देखो, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से यहाँ से आपको सॉल्व कर देंगे। ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन से अपन ने क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से x होना 1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन पे उस नंबर का क्या होना चाहिए, -2 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर कह रहे हैं, क्या ले लिया मैंने, माइनस का यहाँ पर प्लस का 2 ले लिया और माइनस का 1 ले लिया। दो में से एक गया 1, और प्लस के 2 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 आ रहा है। तो अपने पास दो फैक्टर क्या आ गए, प्लस का 2 और माइनस का 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस x को क्या कर दिया मैंने, 2x माइनस x कर दिया, इस टाइप से तोड़ दिया इसको, ठीक है। तो ये x कॉमन ले लिया, इन दो के फैक्टर बना दिया अपन ने, x कॉमन ले लिया x प्लस 2। अब माइनस का 1 कॉमन लेंगे यहाँ से, इन दोनों में से -1 कॉमन लूंगा, देखो ये x प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 2 जो है वो प्लस के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x -1 और एक हो गया x प्लस 2। तो यहाँ से x इज इक्वल x -1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और दूसरा रखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया x की वैल्यू 1 और दूसरी x की वैल्यू -2, ठीक है। तो ये आपके हो गए अल्फा और ये हो गया बीटा। अब ये कंप्लीट आपके आपको बोर्ड के अंदर भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण को 2x स्क्वायर -7x प्लस 7 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। अब पूर्ण वर्ग मेथड आ गया, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये एक अपने आप में देखो, द्विघात समीकरण सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं ऐसे। तो देखो अपने बोर्ड के अंदर क्या है, एक नॉर्मल है, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, एक श्रीधराचार्य है, और एक क्या है, ये पूर्ण वर्ग विधि है। पूर्ण वर्ग विधि अपन क्या करेंगे, अपन एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखो।
इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये ऐसे इक्वेशन लिख दी। अब पूर्ण वर्ग का क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो ये इस टाइप से इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से ऐसी इक्वेशन बनाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया मैंने, सी जो है ये, या सी की पोजीशन पे क्या है 3, तो सी को पहले उधर ट्रांसफर कर दो, 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस का 3, सी उधर ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करो, डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड। अब मैंने 2 ही क्यों लिया, अब जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा उससे डिवाइड करना है, भले एक्स स्क्वायर के साथ 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां पर 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/2। आगे बात समझ में। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, -7/2, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। वर्ड को, इस सेंटेंस को दोबारा सुनना, x के कोफिशिएंट 7/2, इसका हाफ, तो 7/2 का हाफ क्या होता है, साइड में करके बता देता हूं। 7/2 का जो हाफ होता है वो आप ऐसे करना है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया इसका 7/4। इसके हाफ का स्क्वायर आपको क्या करना है, दोनों साइड ऐड करना है, तो ये 7/हाफ का स्क्वायर, हाफ ये है 49/16, इस साइड भी ऐड कर दिया, -3/2 प्लस 49/16 इस साइड भी ऐड कर दिया। आई बात समझ में। अब आपको कैसे करना है, देखो आगे सॉल्व करते हैं। x², अब ये देखो लास्ट के अंदर कितना बन रहा है, इसके हाफ का स्क्वायर, देखो या तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, या फिर ऐसे 7/4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो a² प्लस b² माइनस 2ab बन रहा है, तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 49/16 को पहले लिख दिया और माइनस का 3/2 को बाद में लिख दिया, इसका एलसीएम कर दिया, 16 एलसीएम आ गया, 49 माइनस 8 टाइम 8 टू द 24, तो ये का आंसर हो गया। x माइनस 7/4.2, इसका पावर 2 हो गई, 49 में से 24 गया तो कितना बच गया, 25/16, x माइनस 7/4 डिवाइड पावर 2। अब x माइनस 7/4 पावर जब उस साइड जाएगी तो क्या कर देगी, उस साइड ये स्क्वायर रूट बन जाएगी, रूट बन जाएगी, और रूट कैसा है, प्लस और माइनस दोनों में बनेगा, तो ये x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25 कितना होता है, किसका होता है, 5 का होता है, और 16 4 का होता है। अब इसको सॉल्व कर देना, 7/4 उस साइड जाएगा तो 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब यहां तक भी आंसर मान सकते हो कि ये x के 2 वैल्यू होंगी। अब उसको एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करनी है बीच में, और एक बार माइनस लेके सॉल्व करनी है। प्लस लेके सॉल्व करते हैं तो अपने पास कितना आता है, 7/4 प्लस 5/4, एलसीएम 4 आ गया, 12/4 डिवाइडेड बाई 3, मतलब x की वैल्यू 3। माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो 7/4 माइनस 5/4, तो ये हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2। तो एक x की वैल्यू आ गई अपने पास 3 और दूसरी 1/2, ये आंसर हो गया। आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है वो इस टाइप से सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसको x² माइनस 5kx इज प्लस 16 के वास्तविक मूल नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, एक तो होता है मूल वास्तविक है, और एक मूल वास्तविक नहीं है, और मूल बराबर है। इस टाइप से 3 कंडीशन बताएंगे। इसने क्या बोला, जिसके मान के जिसके समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो एक तो होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक है, वास्तविक, ठीक है, और अलग अलग, डिफरेंट और रियल एंड डिफरेंट, ये अलग अलग एक कंडीशन थी। दूसरी थी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, वास्तविक तथा बराबर, दोनों रूट बराबर होंगे, दोनों रूट क्या होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे। एक है b² माइनस 4ac लेस देन 0, इसमें क्या वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं, ठीक है, लेस देन मतलब 0 से छोटे हैं। तो ये 3 कंडीशन है, विविक्तिकर कहते हैं इसको, b² माइनस 4ac को
विविक्तिकर कहते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो उसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, अगर बराबर है तो वास्तविक बराबर होंगे। और ये तो ये अपन कौन सी कंडीशन लगेगी इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन लगेगी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये x के पास जो होता है वो a होता है, जो यहाँ पर कितना है 1 है, और एक्स स्क्वायर के पास a होता है और x के पास b होता है, तो x के पास कितना है 5k और c कितना है यहाँ पर 16। तो b स्क्वायर मतलब 5k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और इंटू c लेस देन 0। तो ये 25k स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 लेस देन 0। अब देखो 25k स्क्वायर जब 64 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये k स्क्वायर लेस देन 64 25, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, तो कितना हो गया 64 अपॉन 25, तो k लेस देन प्लस माइनस 8 अपॉन 5, ऐसे बनेगा k की वैल्यू। अब ये k की वैल्यू प्लस के लिए, तो देखो जब प्लस के 8 अपॉन 5 होगा तो k की वैल्यू क्या होगी लेस देन होगी। अब जैसे नेगेटिव आएगा तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 8 अपॉन 5 हो जाएगी। जब यहाँ साइन चेंज हो जाता है तो अपन क्या कहते हैं, रिलेटिविटी का जो साइन होता है वो भी क्या होता है चेंज हो जाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विविक्तिकर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अब उसके अगला क्वेश्चन वही है कि द्विघात समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तिकर मतलब d निकालना है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर a तो है 3√3, b है आपके पास 10 और c कितना है √3। अब ये है फॉर्मूले में रखो, b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3√3 इंटू सी √3। अब नॉर्मल वैल्यू निकालनी है, जी इक्वल टू 0 लेस देन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल डी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये 100 माइनस ये 3 to 12 इंटू √3 3 होता है, तो 100 सब्ट्रैक्टेड बाय 36, ये हो गया 64। तो ये आपके पास आंसर आ गया 64, मतलब डी इज इक्वल टू कितना है 64। ये आंसर ऐसे सोल्व करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, व्यंजक x 6x स्क्वायर y की पावर 4 तथा 10x y की पावर 2 का एलसीएम ये दे रखा है। दो व्यंजक, a की वैल्यू कितनी है 6x स्क्वायर y की पावर 4, b कितना आपके पास 10x y की पावर 2, इन दोनों का आपको एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना है 30x स्क्वायर y की पावर 4, और एचसीएफ जो है आपको निकालना है कि भाई क्या होगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और मल्टीप्लाई बाय उसका एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन उन दो संख्याओं के गुणाओं के बराबर होता है, उन दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। आपको इस टाइप का क्वेश्चन इस बार बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम तो अपने पास दे रखा है 30x की पावर 2 y की पावर 4, एचसीएफ नहीं दे रखा है तो लिख देंगे एचसीएफ की जगह एचसीएफ। ए दे रखा है 6x की पावर 2 y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10x y की पावर 2, तो एचसीएफ यही रहेगा। और ये 6 इंटू 10 कितना हो गया 60, x की पावर 3 इंटू एक्स क्यूब, और ये y की पावर 2 और 4 और y की पावर ये हो जाएगी 6 अपॉन ये जो है एज इट इज नीचे आ जाएगा x की पावर 2 y की पावर 4। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, x की पावर 2 थी यहाँ 3 से कैंसिल हो सकती है, तो ये 4 है और इसमें से 2 कैंसिल हो सकती है, ये 2 बचा ऊपर, और एक क्या x 2 था 3 था 2 कैंसिल हो गया तो एक तो बचेगा, और यहाँ 4 थे ऊपर 6 थे तो मतलब y 2 और बचेगा। तो ये आपके पास हो गया आंसर। एचसीएफ कितना आ गया आपके पास 2x y की पावर 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना। आपको क्या करना है, दो इक्वेशन दे रखी है उसको ग्राफ बना के आपको सॉल्व करना है। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन है आपके पास। इन दो इक्वेशन को x और y की वैल्यू
ग्राफीय विधि द्वारा आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे कर रहा हूं वैसे करना है सॉल्व आपको। ये सॉल्यूशन, दो इक्वेशन लिखी, फिर फर्स्ट आपको इस साइड लिखना है और उसमें से एक इक्वेशन लिखनी है, 2x + 4y इज इक्वल टू 12। अब 2x है, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल दो। मैंने यहाँ से क्या की, x की वैल्यू निकाल दी, 2x को इधर ही रहने दिया और 12 माइनस का 4y अपॉन ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y अपॉन 2। अब आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू यहाँ से डिसाइड कर दोगे। ठीक है, x और y, देखो मैक्सिमम आपको 3 वैल्यू निकालनी है, आप 2 वैल्यू निकालो तो भी आपका सही रहेगा। ठीक है, अब अगर टाइम कम हो तो आप 2 वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, y की वैल्यू पुटअप की मैंने अपने मन से, और x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद अपने आप आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, y की वैल्यू 0 रख दी। जैसे y मैं 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो y 4 × 0 0 और 12 माइनस 0 12 और 12 अपॉन 2 6 हो जाएगा। तो 12 अपॉन 6 कितना हुआ, ये 6 हो गया। तो 0 और 6 एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा मैंने क्या कर दिया, y की वैल्यू रख दी 1। अब जैसे y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 4 1 जा 4, तो 12 माइनस 4 8 हो जाएगा और 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब जैसे मैं y की वैल्यू कितनी रखूंगा, 2 रखूंगा, तो 2 रखूंगा, 4 2 जा 8, 12 माइनस 8 4 और 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन सॉल्व हो गई और आपके पास पॉइंट्स आ गए सारे। और दूसरी इक्वेशन, ठीक है, दूसरी इक्वेशन 3x + 6y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 3x को इधर ही रहने दिया और 12 माइनस 6y उधर चला गया। अब ये x इधर ही रहेगा और 3 सॉल्व करके अपन ने एक x की वैल्यू निकाल दी, किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में। अब यहाँ क्या करूंगा, y की वैल्यू रखूंगा और x की वैल्यू अपने आप अपने सॉल्व करने के बाद आती रहेगी। ये x है और ये y है। ठीक है, अब ये मैं अब यहाँ से 3 वैल्यू निकालूंगा। अब y की वैल्यू कितनी रखूँ, y की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर 0। अब जैसे y की वैल्यू 0 रखी तो देखो y 0 मतलब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा और 12 माइनस 0 12 अपॉन 3 ये 4 हो जाएगा। तो 0,4 ये पॉइंट हो गया अपने पास। अब y की वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहाँ पर, y की वैल्यू रखूंगा 1। जैसे y की वैल्यू 1 रखूंगा तो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 12 माइनस 6 तो 6 हो जाएगा और 6 अपॉन 3 2 हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू मैंने यहाँ क्या रख दी, 2 रख दी। 2 रखूंगा तो 6 2 जा 12 और 12 माइनस 12 ये 12 माइनस 12 0 हो जाएंगे और 0 अपॉन 3 कितने हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये एक आपकी होगी y एक्सिस और ये हो जाएगी x एक्सिस, ये x और ये y एक्सिस। ये 0 पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 1 2 3 4 y की ज़्यादा से ज़्यादा कितने 2 तक ही है तो अपने यहाँ 4 ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये टेबल सॉल्व करते हैं। पहले इस इक्वेशन के लिए ये देखते हैं 6,0 तो x की वैल्यू कितनी है 6 है और y की वैल्यू कितनी है 0 है। तो y पे जाना नहीं है, ओनली 6 पे जाना है, तो एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा है 4,0, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 4,1 है, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 2,2, तो ये 2 यहाँ x से भी 2 है और y से भी 2 है, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ। यहाँ एक आप क्या हो गया, आप एक सीधी लाइन हो गया आपकी। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन है 2x + 4y इज इक्वल टू 12 के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए वैल्यू निकालते हैं। ये फर्स्ट है 4,0, तो x की वैल्यू तो है अपने पास 4 और y की वैल्यू 0, तो ये होगा 4,0। अब ये 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये हो गया पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, और अब ये x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 मतलब y एक्सिस पे ये दो लाइन, ये लाइन आपस में कैसी हो रही है, ऐसे हो रही। तो ये लाइन किसकी है, ये है 3x + 6y इज इक्वल टू 12। अब देखो दो लाइनें आ रही है जो आपस में क्या कर रही है, मीट नहीं हो रही है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। अब जब इंटरसेक्ट नहीं होगी तो वो पॉइंट ही डिसाइड नहीं होगा कि x कौन सा है और y कौन सा है, तो इस इक्वेशन का आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन बता देता हूं मैं आपको। अगर ग्राफ बनेगा आपके दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी तो उसका बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा और एक कोई पॉइंट आएगा x और y की फॉर्म में। अगर ये ग्राफ पैरेलल बन रहा है तो बनाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है
एक पॉइंट दोनों के सेम, जो पॉइंट यहाँ आ रहे हैं वो पॉइंट इस इंडेक्स में भी आ रहे हैं, तो आपको क्या होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगी, संपाती रेखा होंगी, हर एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है ग्राफ के पॉइंट्स जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का एक पद 184 है? तो क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करते हैं। क्या तो एपी अपने पास क्या है, पहले तो एपी है 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, अब कौन सा एन है पता नहीं, का एक पद कोई 84 है क्या, 84। अब अपन यहां पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो अपनों को जो दे रखा है वो लिखते हैं, सॉल्यूशन ये भी देख दिया। सबसे पहले ये स्टार्टिंग पद कौन सा होता है, ए होता है, तो स्टार्टिंग पद है अपने पास ए, और डी क्या होता है, a2 माइनस ए1, a2 माइनस ए1 होता है, तो a2 क्या है अपने पास 7 है और माइनस a1 है 3, तो ये हो गया 4, तो डी अपने पास कितना है 4। अब n कितना है अपन को पता नहीं। ठीक है, अब an मैंने क्या कर दिया, अब 184 को ये टर्म है या नहीं है ये पता करना है। वो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते थे, 184 को क्या करेंगे, ए एन व पद मान लेंगे। ठीक है, 184 को कोई एक पद मान लेंगे कि कोई ये भाई ए एन पद है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया एन टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा दिया कि भाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ ए एन कितना ले लिया मैंने 184, ए 184 है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि है या नहीं है, अभी ये जस्ट माना है कि भाई मान लो ए एन क्या है 184 है। अब अगर एन की वैल्यू अपने पास पूरी सही आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से कोई नेचुरल नंबर आ गई, तो अपने पास क्या होगा कि ये 184 कोई होगा टर्म्स। अगर एन की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब 184 कोई इस एपी का टर्म नहीं है, ऐसे डिसाइड कर लेंगे। तो 3 कितना, ए कितना है अपने पास 3, एन की वैल्यू अभी अपन निकालेंगे, और डी कितना है अपने पास 4। ठीक है, 184 माइनस का 3 ये आ गया इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 181 और 4 अपन डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एन माइनस 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा इज इक्वल टू एन, तो ये हो जाएगा अपने पास सीधा 184 प्लस 4 अपॉन 4, यानी कि अपने पास कितना आ गया 185 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन। ऑब्वियसली अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना पॉइंट्स में नंबर आएगा, कितना देखो 4.46 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, मतलब पॉइंट्स में आएगा, तो 184 नॉट द टर्म्स ऑफ एन एपी 3 7 11 एटसेट्रा। ठीक है, तो नो 184 इज नॉट एनी टर्म्स ऑफ एन एपी 3 7 11, तो 184 इस एपी का कोई एक पद नहीं है। आपको ऐसे ही सॉल्व करके लाना है। ठीक है, एक बार इसका मेथड देख लो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद अंतिम पद ये दे रखे हैं तो उसका 32वां पद क्या होगा। ठीक है, करते हैं। एक समांतर श्रेणी के 60 पद दे रखे हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 60, 60 पद मतलब 60 टर्म्स ऑलरेडी दे रखी है। एक कोई एपी है जिसके पास 60 टर्म है, तो n की वैल्यू 60 हुई। उसका प्रथम पद मतलब ए एन कितना दे रखा, फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है पास 7 दे रखी है, और अंतिम पद मतलब ए एन दे रखा आपके पास कितना दे रखा है 125 दे रखा है। ठीक है, तो उसका 32वां पद क्या होगा, आपको A32 फाइंड करना है, A32 फाइंड करना। तो इसके अंदर अपन क्या चीज मिसिंग है, एक n की वैल्यू मिसिंग है, तो फॉर्मूला क्या है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, n पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 125 इज इक्वल टू ए एन होता है वो अंतिम पद होता है, अंतिम पद कह दो या जहां तक एपी चल रही है वहां तक कह दो। ठीक है, एक ही बात है। तो ये 7 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता अपन को, और डी की वैल्यू भी नहीं पता है अपन को, तो अपन को ए एन और एन की वैल्यू अपन को दे रखी है। ठीक है, तो 125 इज इक्वल टू 7 प्लस एन की वैल्यू 60 दे रखी है अपन को, तो 60 माइनस 1 59, यहां से डी आ जाएगा अपने पास, तो ये कितना हो जाएगा 125 माइनस का 7। ठीक
ठीक है, इज इक्वल टू 59 मल्टीप्लाई बाय डी। ये कितना हो गया 11, हाँ 7 माइनस कर दिया तो कितने 1118 118 बटा 59 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। डी आपके पास 2 आ गया। तो अब आपको क्या फाइंड करना है A32 फाइंड करना है। तो A32 क्या हो जाएगा A प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो A32 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है आपके पास 7 प्लस ये हो गया 31 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू 2। तो 7 प्लस 62 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 69। तो A32 कितना हो गया आपके पास 69 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करके लाना है क्वेश्चन बोर्ड के अंदर। अगला है 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी संख्याएं सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, योगफल निकालना है। योगफल का मतलब SN वाला फॉर्मूला निकालना है आपको। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, SN का फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या 1 से 1000 तक 1 to 1000 3 से भाज्य सभी विषम संख्या है। 3 से भाज्य सभी विषम संख्या है। तो सबसे पहले तो आप ये ढूंढो कि जो विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है। विषम संख्या 1 3 5, ठीक है, और 7 9, लास्ट वाला ये कहां तक होगा 9 और 9 तक होगा। ठीक है, अब 3 से भाज्य कौन कौन सी संख्या है। तो 3 से भाज्य देखो कैसे ढूंढना है अपन को। 1 के अंदर 3 का भाग जाता है, नहीं जाता तो इसको नहीं लेंगे। 3 के अंदर जाता तो स्टार्टिंग कहां से होगी इस एपी की, यहां से होगी, 3 होगा। अगला पद कौन सा होगा, विषम संख्या लेनी है, सम संख्या लेनी नहीं है। तो 5 के बाद 6 आता है, वो 3 से भाज्य है, लेकिन वह नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो सम संख्या मतलब इवन नंबर है, और आपको यहां पर क्या लेना है विषम संख्या मतलब ऑड नंबर लेने हैं आपको, ऑड नंबर लेने ओनली। ठीक है, तो ऑड नंबर अगला कौन सा आ जाएगा, देखो 4 होगा नहीं, 5 के अंदर 3 का भाग जाता नहीं है, 3 का डिवाइड जाता नहीं है, 6 होगा नहीं, 7 से 3 का डिवाइड जाता नहीं, 8 लेना नहीं है अपन को, और अगला हो जाएगा 9। फिर 12 है लेकिन वो लेना नहीं है, और वो लेना है अगला लेना है आपके 15, फिर 21, फिर 27। इस टाइप से आपको लास्ट टर्म कौन सा लेना है 9 9 और 9। क्यों 999 के अंदर 3 का डिवाइड जाता है, कट करोगे तो 3 टाइम्स आएगा, ये चला जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई एपी आ गई, एपी आ गई। अब क्या निकालना है इसका सम निकालना। तो सम निकालने से पहले अपन क्या करेंगे, कितने पद है वो अपन को डिसाइड करना पड़ेगा। ये अपन के पास पता चल गया कि भाई ये कौन सा है ए एन टर्म्स है, ठीक है, और ये क्या है ए है, और डी की ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, और डी कितना आ जाएगा अपने पास 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, और ए एन कितना अपने पास 999। चलो अब क्या करते हैं एन की वैल्यू निकालते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना ए एन की वैल्यू कितनी है 999 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन पता नहीं अपन को मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 है। अब ये 3 इधर ट्रांसफर होगा तो 996 हो जाएगा, और अपॉन ये 6 नीचे आ जाएगा, अपॉन एन माइनस 1 हो जाएगा, और 6 को इससे डिवाइड किया कितनी बार जाएगा 1 टाइम, फिर बच गया पीछे 3 रिमाइंडर बच गया तो 39 हो गया, 39 से 6 टाइम जाएगा, और फिर 3 बचेगा तो जाएगा 6, तो ये हो गया n माइनस 1, तो 166 ये n इधर आएगा तो ये हो जाएगा, और तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 167। आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई 167, ठीक है। अब अपन को निकालना है एस एन का फॉर्मूला। एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जब अपन को लास्ट टर्म पता नहीं होती है तब अपन निकालते हैं, और एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल, ठीक है। अब अपन को ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपन को एल पता है, ए पता है और एन पता है। तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 167 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 3 प्लस एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है लास्ट टर्म है 9 और 9, ठीक है। तो ये हो गया 167 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 999 प्लस 3 1002, इसको डिवाइड करेंगे अपन 3 से तो कितना हो जाएगा 167, नहीं इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1002 को डिवाइड किया अपन ने 2 से तो ये आ गया आपके पास 501, तो
167 मल्टीप्लाई बाय 501 इज इक्वल टू आपके पास होता है 83667। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो गया 83667, ये पास आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का बन सकता है। 21 क्या है 21, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद AP A1 A2 और A3 दे रखे, 3 कंटिन्यूसली टर्म्स दे रखे हैं आपके पास। A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/5 और A2 कितना है A और A3 कितना है 2। वो तो A का A की वैल्यू पता करनी है, ये जो A है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, N की वैल्यू कितनी है 3 है, कोई AP के 3 पद ही तो दे रखे, और A1 कितना है 4/5 और D क्या है A माइनस 4/5। ठीक है, ये है, या फिर D क्या होता है, किसी भी AP का क्या होता है D इक्वल होता है, D इक्वल ही होता है ना। अंतर क्या होता है, ये यहाँ इन दोनों का डिफरेंस ही D होता है और इन दोनों का डिफरेंस भी D होता है। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो यहाँ से A में से इसको निकाला तो A माइनस 4/5 ये भी D है, और दूसरा D कौन सा है 2 माइनस A, ये भी एक तरह का क्या है D है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। ठीक है, तो A माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस A, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम 5 आ गया, ये 10 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 14/5 इज इक्वल टू 2A। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/5 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 2, ये 7 टाइम हो गया, तो A की वैल्यू हो गया आपके पास 7/5। आई बात समझे, ये हो गया आपका 21 क्वेश्चन। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब आपके 6 चैप्टर के अंदर आ गए अपन। ठीक है, 5 चैप्टर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने ले लिए हैं, अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, और कैसे कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गए हैं, एक बार रिवीजन हो गया है सारे 5 चैप्टर्स का। ठीक है, अगले 6 चैप्टर के अंदर देखो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी क्या करनी है आपको वैल्यू निकालनी है। माइनस के अंदर और भी आगे क्वेश्चन है, -1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/3। प्रूव करके आपको क्या करना है 1/3 लाना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर कि आपको टेबल याद रखनी है। ठीक, वो जो साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो टेबल है आपको थीटास की वैल्यू याद करने की, वो आपको जरूर इस चैप्टर्स के अंदर याद रखनी है। अगर वो टेबल आपको याद है तो इस पूरे चैप्टर में रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन स्ट्रांग है, वैल्यू रखो और कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो, यही है। जैसे कैसे देखो मैं करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1030 की वैल्यू टेबल के अंदर मेरे को याद है कितनी है 1/√3, तो 1030 1/√3 है, इस अप स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 4/3, ये साइन 60 कितना है √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया, क्यों क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। -1/2 कोसेक 45, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का होता है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो कोसेक कितना हो जाएगा √2/1 उल्टा हो जाएगा, और प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब देखो इसको खोला मैंने सोल्व किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर कटेगा तो ये 4/3, अब स्क्वायर इसका √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, -1/2 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4/3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 ये 3, 4 से ये 4 कैंसिल हो, 2 से 2 कैंसिल हो, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, और ये प्लस का 4/3, देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस 4/3 बचा है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 4/3, ये एलसीएम करने के बाद ये कितना हो गया 1/3, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि साइन 60 डिग्री 3 टाइम्स ऑफ साइन 60 डिग्री -4 साइन क्यूब 60 डिग्री का मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या करनी है आपको वैल्यू निकालनी। तो सॉल्यूशन करते हैं, टेबल के अंदर वैल्यू आपको पता होगी 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 √3/2 -4 इंटू साइन 60 √3/2
टू का क्यूब, तो 3√3/2 होगा ये, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो √3 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 3√3 होता है। क्यों, देखो √3 इंटू रूट थ्री करना अपन को, ठीक है, और √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, और एक ये तो 3√3 हो गया, ठीक है। 3√3 और 2 का क्यूब होता है 8, 4 की टेबल से ये कट गया, 3√3/2 माइनस 4 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 3√3 और ये 8 कितनी 2 टाइम्स कट गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल है, तो आंसर आ गया इसका 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आपको 7/4 लेके आनी, कैसे भी करके, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं, 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, देखो मैंने इसकी वैल्यू रख दी है, अब इसकी वैल्यू रख रहा हूं यहाँ, देखो 1 प्लस कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। सॉल्व किया, देखो 1 और 1/2 इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 माइनस का 1/√2, ऐसे लिख दिया मैंने। इसको भी लिख दिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, ऐसे लिख दिया। ये हो गया 3/2 और ये माइनस का 1/√2, ये भी हो गया 3/2 प्लस 1/2। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व किया, देखो यहाँ आइडेंटिटी बन गई, ध्यान रखना, ए माइनस बी ए प्लस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ये 9/4 हो गया और ये हो जाएगा 1/2, 2 एलसीएम हो गया, नहीं 4 एलसीएम आ गया, ये 9 माइनस का 2, तो आंसर आ गया आपके 7/4 आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अगला क्वेश्चन क्या है 25। अब 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करके आपको आंसर लेके आना है इसका 6। तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, √1/√2, इसका स्क्वायर प्लस टेन 60 की वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर हो गया उसका, ठीक है, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री कितना है, टेन 30 डिग्री 1/√3 है उसका स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू है। अब ये देखो 2 1/2 हो गया प्लस ये हो गया 3 माइनस 6, ये हो गया 1/2 माइनस 1/3 हो गया, स्क्वायर खुला मैंने, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो गया 1 प्लस 6/2 हो जाएगा, ये एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 2 आ गया और ये हो गया माइनस का 6, इसका एलसीएम 6 आ गया तो 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 6 प्लस 1 7 माइनस 3 माइनस 2 कितना 1, तो 7 माइनस 1 6, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है प्रूव करने वाला क्वेश्चन। तो अपन एक पूरे पेज में सोल्व करते हैं, क्यों चलो इसके अंदर शायद हो जाएगा, ट्राई करते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आपको प्रूव करके लेके आने 2 कोसेक थीटा, इसका प्रूव करने के बाद आंसर होगा। यहाँ तक देख लो 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया और 6 चैप्टर के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने नोट विथ सॉल्यूशन आपको सॉल्व करवा दिया, आप एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एलएचएस सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस का मैंने ले लिया यहाँ पर एलसीएम, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, कॉस से कॉस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी है और नीचे भी है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा तो बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके क्या बना रहा है 1। ठीक है, और ये बन गया 1 प्लस ये 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। आगे सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस 1 2 और 2 1 प्लस 1 2 और ये 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो 2 दोनों के पास है तो 2 कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या 2 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा, तो ये हो गया 2 कॉसेक थीटा। आ गया आंसर। ये आपको आरएचएस के अंदर सॉल्व करके लाना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करके ये लेके आना आपको। ठीक है, तो आप एलएचएस को सॉल्व करो और आरएचएस लेके आओ। दो कैटेगरी में बांट दिया, ये है एलएचएस, ये आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आरएचएस लेके आएंगे आपको। तो कॉस की पावर 4 थीटा को लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस साइन की पावर 4 थीटा को भी लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व किया, यहाँ बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो बन गया आपके पास क्या 1, और ये कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आंसर आ गया। अगला सुन ले, अब है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्रूव करके लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों देखो ये क्वेश्चन माइनस में है और इसको प्लस में ले लिया है, क्वेश्चन दोनों सेम है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसको सॉल्व करने का तरीका है। देखो इसको क्या स्क्वायर लिखा था, इसको भी लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ आगे सॉल्व कैसे करूँ, साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब आगे आगे मैंने क्या कर दिया, इसके आगे जीरो ऐड कर दिया। अब जैसे जीरो ऐड करूंगा तो जीरो की जगह मैंने क्या लिख दिया प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन रहा है जीरो, तो जीरो किसी के अंदर ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने आगे लिख दिया। ये क्या बन रहा है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही लेके आना था और यही अपने पास एलएचएस मिल गया। हो गया प्रूफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, दो इस टाइप के बन के अब कॉस की पावर 6 साइन की पावर 6 है। अब अगला साइन की पावर 8 वाला भी आएगा, तो पावर 4 पावर 6 पावर 8 तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन की पावर 6, तो इसको मैंने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस इसको लिखा कॉस
स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पर एक मेरे को आइडेंटिटी याद आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि होती है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन है, उसके अंदर ये स्टार्टिंग के अंदर 9-10 आइडेंटिटीज जो होती है वो लिखाई जाती है, ठीक है। ये लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब मतलब ए क्यूब, ए की जगह पे क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया स्टार्टिंग में, ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस, देखो ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यही है, जैसे आइडेंटिटी थी वैसे वैसे मैंने लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये तो बन गया 1, इसका तो काम साफ हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा रहने दो, इसको मैंने पहले लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहां पर मैंने क्या किया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों के साथ ऐड कर दिया, यानी इन दोनों के बीच में एक मैंने जीरो रख दिया प्लस करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर के अंदर जीरो ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये माइनस का जो पीछे जो है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा पड़ा है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या बन रहा है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर, ये कितना बन गया 2 और 1 3, तो 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करके लाना था आपको, तो ये आपके पास आ गया प्रूव करने के बाद, ठीक है।